आदाब वस्सलाम तमाम इस चैनल के नाज़रीन और जेके एसएसपी एसएससी जेके पीएससी के एस्पायरेंट्स, आप तमाम दोस्तों का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है और उम्मीद के साथ एक नई सी वीडियो बनाकर आपके सामने फिर रूबरू हो रहा हूँ। इस उम्मीद के साथ कि पहली वीडियो जो है आप को बहुत अच्छी लगी होगी। तो इससे पहले वीडियो के अंदर हमने अर्ली मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बात की थी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के कुछ मेन टॉपिक्स हैं जिसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने पढ़ना है। स्लेव डायनेस्टी, ऐबक, इल्तुतमिश और रज़िया और बलबन के बारे में, खिलजी डायनेस्टी के अलाउद्दीन खिलजी अचीवमेंट्स के बारे, उसके तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, फ़िरोज़ तुगलक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सईद और लोदीज़ डायनेस्टीज़ के बारे में हमने पढ़ना है। इससे पहले वीडियोज़ के अंदर हमने यहाँ पे एक चीज़ मुस्लिम इन्वेजन जो है इंडिया के अंदर जो शुरू हुआ था उस तमाम चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब जो दिल्ली सल्तनत जहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त इस टॉपिक की डिटेलिंग जो है यहाँ पे दी हुई है, तो बआसानी और बिल्कुल प्रेसाइज तरीके से ईजी लैंग्वेज में आप ये समझ पाएंगे तमाम चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है द मुस्लिम इन्वेजन इनटू इंडिया हैड अल्टीमेटली रिजल्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत विच एग्जिस्ट फ्राम AD 1206 टू 1526। यानी कि मुस्लिम इन्वेजन जो है उसका जो नतीजा निकला वो ये है कि वहाँ पे दिल्ली सल्तनत जो है एस्टेब्लिश होती है 1206 से और 1526 तक। उसके बाद मुग़ल रूल जो है आया था हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें अलग अलग डायनेस्टीज़ ने काम किया। तो 5 डायनेस्टीज़ जिसमें स्लेव, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सईद और लोदी डायनेस्टीज़ आई थी। ये तमाम डायनेस्टी जो है दिल्ली सल्तनत के अंदर ही आएंगी। Not only they extended their rule over North India but also they penetrate into Deccan and South India। असल में एक्सटेंशन जो है सिर्फ नॉर्थ इंडिया की ही नहीं बल्कि वो पेनिट्रेट हुए थे, मतलब नीचे घुसे थे डेक्कन और साउथ इंडिया के अंदर भी। देयर रूल इन इंडिया रिजल्टेड एज फार रीचिंग चेंजेस इन सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चरल लाइफ। तो सबसे पहले जो डायनेस्टी आई थी वह स्लेव डायनेस्टी। तो ये किस तरीके से यहाँ एस्टेब्लिश होती है स्लेव डायनेस्टी। कहते हैं द स्लेव डायनेस्टी वाज आल्सो कॉल्ड एज ममलुक डायनेस्टी। ममलुक वाज एन कुरानिक टर्म फॉर स्लेव। ममलुक जो है एक कुरानी टर्म है जिसका मतलब है स्लेव। द स्लेव डायनेस्टी रूल दिल्ली फ्राम AD 1206 टू 1290। यानी कि जो स्लेव डायनेस्टी थी उसने जो यहाँ पे रूल किया है 1206 से लेके 1290 तक, यानी करीब करीब आप 84 ईयर्स की यहाँ पे आप अगर देखोगे तो 84 ईयर्स की यहाँ पे रूल हुआ है स्लेव डायनेस्टी की तरफ से। In fact, 3 dynasties were established during this period. They were असल में 3 डायनेस्टीज़ ने काम किया था इस स्लेव डायनेस्टी के अंदर, जिसमें कुतुबी डायनेस्टी, फर्स्ट एबारी डायनेस्टी और फिर सेकंड एबारी डायनेस्टी जो है यहाँ पे आई। जिसमें सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर थे कुतुबी डायनेस्टी के, और एबारी फर्स्ट के थे फाउंडर बाय इल्तुतमिश और सेकंड के थे फाउंडर बाय बलबन। तो ये 3 डायनेस्टी इसी में स्लेव डायनेस्टी में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हैं जिसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 1206 से लेके 1210 तक से 4 साल उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की थी। कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक वाज स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी, यानी कि ये स्लेव था मोहम्मद गोरी का, और उन्होंने उसने गवर्नर बनाया था जब उन्होंने इस इंडिया को कनकर किया था। ही स्टेप अप हिज मिलिट्री हेडक्वार्टर्स एट इंद्रप्रस्थी। तो इंद्रप्रस्थी के अंदर उसने हेडक्वार्टर जो है मिलिट्री सेटअप किया था जो दिल्ली के बिल्कुल करीब है। ही रेज्ड ए स्टैंडिंग आर्मी एंड एस्टैब्लिश हिज होल्ड ओवर नॉर्थ इंडिया इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ गोरी। यानी कि जितनी ज़िंदगी का वक्त था गोरी का उस दौरान जो है उन्होंने क्या किया था, नॉर्थ पे जो है अपना एक होल्ड जो एस्टेब्लिश किया था। आफ्टर द डेथ ऑफ द गोरी, यानी कि 1206 के बाद, गोरी की डेथ के बाद, ऐबक डिक्लेयर हिज इंडिपेंडेंस। तो ऐबक ने ये क्या कर ऐलान कर दिया अपनी इंडिपेंडेंस। ही सर्व्ड
all connections with the kingdom of Gori and thus founded the slave dynasty as well as the Delhi Sultanate. तो उसने तमाम जो कनेक्शंस थे गोरी सल्तनत के साथ वो सारे तोड़ दिए और अपने आप को ये क्या बताया, इंडिपेंडेंट बता दिया, और उसने क्या की, एक फाउंड की स्लेव डायनेस्टी जिसको हम दिल्ली सल्तनत भी कहते हैं. एज्यूम ए टाइटल सुल्तान, उसने फिर टाइटल भी जो है अज्यूम किया जिसको सुल्तान कहते हैं. एंड मेड लाहौर इज कैपिटल, और सबसे पहले उसने लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया. हिज रूल लास्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ 4 ईयर, और थोड़े समय में उसका रूल जो है ख़त्म हो जाता है. मुस्लिम राइटर काल अहबक लाख बख्श और गिवर ऑफ लाख्स बिकॉज ही गिव लिबरल डोनेशंस टू देम, और उसको लाख बख्श भी कहा जाने लगा क्योंकि वो लाखों के हिसाब से जो है डोनेशंस देता था. लिबरल यानी कि हर एक तरफ जो है हर मज़हब के लोगों को वो क्या देता था, डोनेशंस देता. अहबक पैट्रोनाइज्ड ए ग्रेट स्कॉलर हसन निज़ामी, ठीक है. ही आल्सो स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ आफ्टर द नेम ऑफ फेमस सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार. तो उसने एक कंस्ट्रक्शन जो है खास फेमस कंस्ट्रक्शन भी उसने शुरू की थी. एक फेमस सूफी सेंट था जिसका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार. इट वाज लेटर कंप्लीटेड, जो है उसमें कंप्लीट की थी. तो अहबक ड्राइड सडनली वाइल प्लेइंग चौगान. तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है कि अहबक जो है कि जो मृत्यु हुई थी वो चौगान खेलते खेलते जो है मृत्यु हुई. हॉर्स पोलो भी कहा जाता है इनको, और वो भी हुआ था का 1210 में. सॉरी, ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन अरम बख्श ने उसको सक्सीड किया था. हु वाज रिप्लेस्ड बाय इल्तुतमिश आफ्टर 8 मंथ, और 8 महीने के बाद ही उसको रिप्लेस किया किसने, इल्तुतमिश में. उसके बाद आया इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक. अब कहा जाता है इल्तुतमिश जो है बिलोंग था इबारी ट्राइब्स एंड हेंस हिज डायनेस्टी वाज नेम्ड इबारी डायनेस्टी. इन इबारी ट्राइब्स से थे वो, तो उसको इसलिए इबारी ट्राइब डायनेस्टी कहा जाने लगा. हिज हाफ ब्रदर सोल्ड हिम एज ए स्लेव टू अहबक. सोतीला भाई जो था उसका, उसने क्या कर दिया था, इसको बेच दिया था एज ए स्लेव किसको, अहबक. हु मेड हिम हिज सन इन लॉ बाय गिविंग हिज डॉटर इन मैरिज टू हिम. और उसने क्या बनाया इसको, इल्तुतमिश को अपना दामाद बनाया. क्या किया, अपनी बेटी को उसके साथ अपनी बेटी की शादी जो है उसके साथ कर दी. तो वो सन इन लॉ बन गए किसके, अहबक के. कौन, इल्तुतमिश. लेटर अहबक अपॉइंटेड हिम एज इक़्तिदार ऑफ ग्वालियर, यानी अपॉइंट किए गए इक़्तिदार ग्वालियर के. इन 1211 इल्तुतमिश डिफीटेड अरम बख्श एंड बिकम सुल्तान. और 1211 में जब जो है अहबक जो है वो अहबक की मृत्यु हो जाती है 1210 में, तो 1211 में ही उसने अरम बख्श को क्या किया, डिफीट किया और सुल्तान खुद ही रज्यूम किया, अपना पूरा टाइटल भी रज्यूम किया और किंग भी बन गए. ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली. और ये पहले सुल्तान थे, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है इल्तुतमिश, जिसने लाहौर से कैपिटल जो है शिफ्ट की थी दिल्ली की तरफ. ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 ईयर ऑफ हिज रीन ही कंसंट्रेटेड ऑन सिक्योरिंग हिज थ्रोन फ्रॉम हिज रेवल्स, यानी कि उसने सबसे पहले ये कोशिश की पहले 10 सालों में. उसने तमाम जो रेवल्स थे उनसे क्या किया, सिक्योरिंग यानी अपनी जो गद्दी थी उसको क्या किया, महफूज करने की कोशिश की. इन द मीन टाइम तिमुजिन पॉपुलरली नोन एज चंगेज़ खान, तिमुजिन जो था जिसको खास तौर पे मशहूर नाम जो था वो चंगेज़ खान था. द लीडर ऑफ मंगोल स्टार्टेड इन्वेडिंग सेंट्रल एशिया. उसी दौरान जो है वो मंगोल का एक बहुत बड़ा लीडर था, एक किंग था. तो उसने क्या किया, उसने आक्रमण करना शुरू कर दिया सेंट्रल एशिया पे. ही डिफीटेड जलालुद्दीन मनगा बर्नी, द रूलर ऑफ वरिज़म के रूलर थे वहाँ पे. उनने उसको डिफीट कर दिया गया किसने, चंगेज़ खान ने. मंगा बर्नी क्रॉस द रिवर इंडस एंड सॉट असाइलम फ्रॉम इल्तुतमिश. और क्या किया, अपने इंडस रिवर को जो है वो क्रॉस करके उसने इससे मदद मांगी. इल्तुतमिश रिफ्यूज टू गिव हिम शेल्टर इन ऑर्डर टू सेव हिज एम्पायर फ्रॉम द ऑनस्लॉट ऑफ द मंगोल. तो उसने इल्तुतमिश इस चीज़ को मना कर देते हैं वो कि यहाँ पे आपको जगह नहीं है रहने के लिए, और ना ही मैं इस चीज़ में आपकी कोई मदद कर सकता हूँ. और ये एक बहुत अच्छी चीज़ रही थी यहाँ पे कि वो मंगोल से भी वो जो स्टेट थी वो भी बच पाई. और फॉर्चुनेटली फ्रॉम इल्तुतमिश चंगेज़ खान रिटर्न होम विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया. और फॉर्चुनेटली मतलब किस्मती से ही क्या हुआ कि वो चंगेज़ खान एंटर नहीं होते हैं इल्तुतमिश की किंगडम के अंदर. इनफैक्ट द मंगोल पॉलिसी ऑफ इल्तुतमिश सेव्ड इंडिया फ्रॉम द
wrath ऑफ द चंगेज़ खान, यानी कि चंगेज़ खान की तबाही से ये एक बहुत अच्छा डिसीजन था जो उसने लिया था, तो इससे वो इंडिया जो है पूरा का पूरा बच जाता है उसकी इन्वेजन से। उसके बाद इल्तुतमिश जो है मार्च अगेंस्ट बंगाल एंड बिहार एंड रीअसर्टेड हिज कंट्रोल ओवर देम, और वहाँ पे भी उसने कंट्रोल करना शुरू कर। ही आल्सो एनेक्स्ड सिंध एंड मुल्तान इनटू द दिल्ली सल्तनत, और उसने भी ये एनेक्सिट किया था, यानी जीत लिया तो दिल्ली सल्तनत में इसको ऐड कर दिया गया। ही सप्रेस्ड द राजपूत रिवोल्ट एंड रिकवर्ड रथमपुर, जालोर, अजमेर और ग्वालियर, ये सारा जो है उसने क्या किया, रिकवर किया। ही लेड एन एक्सपेडिशन अगेंस्ट द पारामराज ऑफ मालवा बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल। तो अल्तुतमिश वाज अ ग्रेट स्टेट मैन, एक बहुत अच्छे जहीन इंसान थे। ही रिसीव्ड द मंसूर द लेटर ऑफ रिकॉग्निशन फ्राम द अब्बासिस खलीफा इन 1229 से उसने ये क्या रिसीव किया था, बाई विच ही बिकम द लीगल स्वर्ण रूलर ऑफ इंडिया। लेटर ही नॉमिनेटेड हिज डॉटर रजिया एज ए सक्सेसर, लेटर बाद में उसने क्या किया, उसने नॉमिनेट कर दी अपनी बेटी जो रजिया थी उसको बना दिया एज ए नेक्स्ट किंग। Thus the hereditary succession to Delhi Sultanates were initiated by Iltutmish, और ये जो हेरिडिटी जो किंगडम थी, एक हेरिडिटी किंगडम जो की शुरुआत हो जाती है इल्तुतमिश से। द ही पैट्रन मैनी स्कॉलर एंड ए नंबर ऑफ सूफी सेंट्स कम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन, जैसे मिनहाज उस सिराज, जैसे ताजुद्दीन, निज़ामुल मुल्क, मोहम्मद जुनैदी, मलिक कुतुबुद्दीन, हसन एंड फारूक मुल्क ईसा were his contemporary scholars who added grandeur to his court. Apart from completing the construction of Qutub Minar in Delhi, the tallest stone tower in India, 230 feet, he built a magnificent mosque at Ajmer. तो ये चीज़ भी इन्होंने काम इल्तुतमिश में किए थे। उसके बाद इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस द अरेबिक कॉइन एज इनटू इंडिया एंड द सिल्वर टंका, जिसका वेट था 175 ग्राम, became a standard coin in medieval India. The silver tanka remained the basic of modern rupee. Iltutmish had also created a new class of ruling elite of 40 powerful military leaders, the 40 जिनको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसकी बेटी का नंबर आता है जिसका नाम था रजिया। ये 1236 से 1240 तक क्या करते हैं, इस किंगडम को संभालते हैं। इल्तुतमिश नॉमिनेटेड हिज डॉटर रियाज एज ए सक्सेसर द काजी ऑफ दिल्ली एंड वजीर पुट रुकमुद्दीन फिरोज ऑन द थ्रोन, यानी कि अगरचे उसने रजिया को नेक्स्ट सक्सेसर जो है वो घोषित किया था, लेकिन जो वहाँ के वज़ीर थे, दिल्ली के काजी थे, उनने रुकमुद्दीन फिरोज़ को थ्रोन पे बिठा दिया। वैन द गवर्नर ऑफ मुल्तान रिवोल्टेड, और जब मुल्तान का जो गवर्नर था उसने क्या किया, रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। रुकमुद्दीन मार्च टू सप्रेस दिस रिवोल्ट, रुकमुद्दीन निकलते हैं इस रिवोल्ट को, क्या करते हैं, इस खिलाफत को सप्रेस, इस खिलाफत को रोकने के लिए, यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी, यानी इसी चीज़ का फ़ायदा, रजिया विद द सपोर्ट ऑफ आमिर्स ऑफ दिल्ली सीज द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते रजिया ने क्या किया, और आमिर की मदद से इस दिल्ली सल्तनत को के थ्रोन को क्या किया, सीज करते हैं। शी अपॉइंटेड एन अबाइसिनियन स्लेव यकूत एज मास्टर ऑफ द रॉयल हॉर्स, तो रॉयल हॉर्स के मास्टर यकूत जो है इसको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। आल्सो रजिया डिस्कार्डेड द फीमेल अपैरल एंड हेल्ड द कोर्ट विद हर फेस अनवेल्ड, और अनवेल्ड जिसने ये भी एक रूल बनाया था। शी इवन वेंट फॉर हंटिंग एंड लेड द आर्मी, और वो फिर हंटिंग के लिए भी जाया करती थी। हिज अरूज्ड रिसेंटमेंट अमॉन्ग द तुर्किश नोबल्स, इन 1240 में क्या था, अल्तुनिया द गवर्नर ऑफ बठिंडा रिवोल्टेड अगेंस्ट हर, और फिर अल्तुनिया का जो गवर्नर था वो रिवोल्ट करते हैं इसके खिलाफ ही। शी वेंट इन पर्सन्स टू सप्रेस द रिवोल्ट बट अल्तुनिया किल्ड याकूत एंड टुक रजिया प्रिजनर्स, याकूत को वो मार देते हैं और रजिया को कैदी बना देते हैं, बंदी बना देते हैं। इन द मीन टाइम द तुर्किश नोबल पुट बहराम अदर सन ऑफ इल्तुतमिश ऑन द थ्रोन, बहराम को जो है तुर्किश के अगले लीडर जो है, इसको बहराम जो इल्तुतमिश का दूसरा सन था उसको गद्दी पे बिठा देते हैं। और रजिया वन ओवर हिज कैप्टर अल्तुनिया एंड आफ्टर मैरिंग हिम प्रोसीडेड टू दिल्ली पुट बट शी वाज डिफीटेड एंड किल्ड। ये अल्तुनिया के साथ रजिया जो है वहाँ जीत जाते हैं अल्तुनिया, एंड आफ्टर मैरिंग, शादी के बाद वो फिर दिल्ली की तरफ जो है वो निकलते हैं, लेकिन बाद में उसको क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। द फॉल ऑफ रजिया पेव्ड द वे फॉर द ascendancy of the 40 in the next
6 ईयर बहराम एंड मसूद रूल्ड दिल्ली, और बाकी जो 6 साल थे वहाँ पे क्या किया उस समय में बहराम और मसूद ने वहाँ पे दिल्ली में हुकूमत की। देयर एन ensued a struggle for supremacy between the sultans and nobles. In 1240, Balban succeeded in putting नसीरुद्दीन महमूद a younger son है सुल्तान, और फिर बलबन जो है वहाँ पे क्या जीत जाते हैं, और उसने क्या किया, इल्तुतमिश का जो दूसरा बेटा था, यंगर जो छोटा बेटा था नसीरुद्दीन मोहम्मद, उसको जो है गद्दी पे बिठा देते हैं और उसको सुल्तान बना देते हैं। और इरा फिर होता है बलबन का शुरू, जिसको जो 1246 से 1287 तक का जो इरा रहता है। कहते हैं गयासुद्दीन बलबन जो था हुआज आल्सो नोन एज उलुग खान, जिसको कहा जाता है, सर्व्ड एज नाइब आर रीजेंट ऑफ सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद। ही आल्सो स्ट्रेंथिंग हिज पोजीशन बाय मैरिंग हिज डॉटर टू द सुल्तान। उसने क्या किया, अपनी बेटी को सुल्तान के साथ ब्याह कर दिया जाता है। बलबन वाज ऑल पावरफुल in administration him, but he had to face the in intrigues of his rivals to the royal court. He had overcome all the difficulties. In 1266 में क्या आता है, नजीर मोहम्मद died without issue and Balban ascended the throne. बगैर किसी इशू के ये मर जाते हैं 1266 में, और बलबन जो है इस थ्रोन को रेज्यूम करते हैं, असेंडेड कर देते हैं। कहते हैं बलबन एक्सपीरियंस एज ए ग्रेट मेड regent regent made him to understand the problem of the Delhi Sultanate. He knew that the real threat to the monarchy was from the nobles called as 14. 40 से काफ़ी जो है डर रहता था monarchy को तोड़ने के लिए। He was convinced that only by enhancing the power and authority of the monarchy he could face the problems. According to Balban, the Sultan was God's shadow on earth and the recipient of divine grace. Balban introduced rigorous court discipline and new customs such as prostration and kissing the Sultan's feet to provide his supremacy over the nobles. He also introduced a Persian festival of Nowruz to impress the noble and people with his wealth and power. तो ये चीज़ थोड़ा सा देखें। उसके बाद जो है बलबन की मृत्यु हो जाती है। उसका जो ग्रैंडसन है कैकुबाद जो है उसको सुल्तान बना दिया जाता है दिल्ली का। आफ्टर 4 ईयर ऑफ इनकम्पिटेंट रूल जलालुद्दीन खिलजी कैप्चर द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1290, यानी कि उन्हीं 4 सालों के बाद जो है जलालुद्दीन खिलजी जो है कैप्चर करते हैं दिल्ली के इस बादशाह को, और फिर रूल करते हैं और शुरू हो जाती है खिलजी डायनेस्टी। और नाम था फाउंडर का जलालुद्दीन खिलजी, और ये वक्त था 1290 से 1320 का। कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ द खिलजी डायनेस्टी मार्क्ड द ज़नीथ ऑफ मुस्लिम इंपीरियलिज्म इन इंडिया। कहते हैं खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत जो है मुस्लिम रूल का खात्मे के साथ शुरू होता है। द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी वाज जलालुद्दीन खिलजी। ही वाज 70 ईयर ओल्ड व्हेन ही केम टू पावर। व्हेन ही वो 70 साल का बूढ़ा हो चुका था जब वो क्या आता है, जब बादशाह बन जाता है वो दिल्ली सल्तनत का। ही वाज जेनरस एंड लीनियंट। मलिक छागू नेफ्यू ऑफ द बलबन जो था छागू या छाजू नेफ्यू था, वाज एलो टू रिमेन द गवर्नर ऑफ कारा। उसको इजाज़त दे देते हैं ये किंग ताकि आप कारा के गवर्नर बने रहिए। हिज लीनियंसी वाज मिसअंडरस्टूड एज वीकनेस। उसकी जो लीनियंसी को क्या मिसअंडरस्टूड किया, मतलब उसको समझा नहीं अच्छे से उसकी लीनियंसी को, और वही एक कमज़ोरी रही। और क्या कहा छज्जू ने क्या फिर रिवोल्ट कर दिया। इट वाज सप्रेस बट द ही वाज पार्डन। उसको सप्रेस भी किया गया और सज़ा भी दी गई। व्हेन द ठग्स रबर्स रूल्ड द कंट्री दे वर अलाउड टू गो आफ्टर सेवरल वार्निंग्स। इन 1292 में मलिक छागू रिवोल्टेड फॉर सेकेंड है। दूसरी बार उसको क्या किया गया, दूसरी बार उसने रिवोल्ट किया गया। ही वाज रिप्लेस्ड बाय हिज सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी को रिप्लेस किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इन 1200 अलाउद्दीन खिलजी टुक एन एक्सपीडिशन टू देवागिरी रिटर्न टू कारा। फिर कारा रिटर्न है ड्यूरिंग द देयर अलाउद्दीन खिलजी ट्रेशली मर्डर्ड हिज फादर इन लॉ को मार देते जलालुद्दीन खिलजी आंसर द थ्रोन ऑफ दिल्ली। और फिर वो जलालुद्दीन खिलजी जो थ्रोन को कैप्चर कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी फिर की शुरुआत होती है कब, 1296 से 1316 के दरमियान। अलाउद्दीन खिलजी मेड इनॉर्मस गिफ्ट्स टू द हॉस्टाइल नोबल्स एंड अमीर ऑफ दिल्ली। जो अमीर और हॉस्टाइल थे नोबल्स
तो उन्होंने क्या किया इस चीज़ को जीतने के लिए। अब क्या चीज़ जीतने के लिए? टू विन ओवर देम टू हिज साइड, उनकी साइड से जीतने के लिए उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट जो है उनको पेश किए। दोज हो स्टिल अपोज हिज असेशन वर पनिश सेवरली, और उसके बाद भी जो मुखालिफ थे उनको बहुत बुरी तरीके से उन्हें क्या किया? सज़ा दी। ही फ्रेम्ड रेगुलेशंस टू कंट्रोल द नोबल्स, उन्होंने कुछ रेगुलेशंस, कुछ जो है कानून बनाए जिससे वो नोबल्स को क्या कर सके? कंट्रोल कर सके। ही was convinced that the general prosperity of the nobles, intermarriage between noble families, and inefficient spy system and drinking liquor was the basic reason for rebellion. और यही चीज़ ने बताई कि इसमें क्या हो, इंटरमैरिज और इनफिशेंट जो स्पाई सिस्टम है ये और ड्रिंकिंग सिस्टम है, यही वजह है मुखालिफत की। देयरफॉर ही पास्ड 4 ऑर्डिनेंस, इसलिए उसने 4 ऑर्डिनेंस जो है वो पास किए। ही confiscated the properties of the nobles. The intelligence system was recognized, and all the secret activities of the nobles were immediately reported to the sultan. ने सेक्रेटरी जो नोबल्स की थी वो रिपोर्ट ने बतानी जानी चाहिए थी कि उसको सुल्तान। द पब्लिक सेल ऑफ लिक्वर एंड ड्रग्स टोटली स्टॉप्ड, और पब्लिक सेल जो लोग जो हैं उसकी कारोबार करते थे ड्रग्स के लिक्वर्स, उसको पूरी तरह से क्या कर दिया? रोक दिया गया। सोशल गैदरिंग एंड फेस्टिवल्स विदाउट द परमिशन ऑफ सुल्तान वाज फॉरबिडन, और आमतौर पर जो लोगों का इकट्ठा होना या फेस्टिवल्स वगैरह उसको इजाज़त तभी मिलती थी जब सुल्तान दिया करते थे। बाय सच हार्श मेजर्स हिज रेन वाज फ्री फ्रॉम, और इस ज़बर जाबराना कुछ तालमेल, कुछ जो है कानूनों के ज़रिए से इससे जो है मुखालिफत से दूर रहे। रिफॉर्म ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, उसके रिफॉर्म्स क्या थे? क्या तरक्कियाँ उसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने मेंटेन ए लार्ज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रखी थी एंड पेड देम इन कैश फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी। अकॉर्डिंग टू द फरिश्ता ही रिक्रूटेड 4,75,000 cavalry men. He introduced the system of dog branding of horse and prepared hulia description list of the soldiers in order to ensure maximum efficiency. A strict review of the army from time to time was carried out. The introduction of paying salaries in cash to the soldiers led to price regulation, regularly called as market reform भी किया था इन्होंने। Alauddin Khilji established 4 separate markets in Delhi, one for grain, another for cloth, sugar, dried fruit, butter and oil, the third for horses, slaves and cattle, and fourth for miscellaneous commodities. Each market was under the control of 5 officers called Shahnai Mandi. The supply of the grain was ensured by holding stock in the government store. House regulation was issued to fix the price of all commodities. A separate department called Diwan Riyasat was created under an official called as Naib Riyasat. Every merchant was registered under the market department. There were secret agents called Munhian who sent report to the Sultan regarding the functioning of these markets. The Sultan also sent slave boys to buy various commodities to check prices. Violation of regulations were severely punished. Harsh punishment was given if any shopkeeper charged a higher price or tried to cheat by using false weight and measures. Even during the famine, the same price was maintained. He was not sure whether the market regulation in Delhi were also applied in the provincial capital and town. Apart from market, Alauddin Khilji took important steps in the land revenue administration. He was the first Sultan of Delhi who ordered for the measurement of land. Even big landlords could not escape from paying land taxes. Land revenue was collected in cash in order to enable the Sultan to pay the soldiers in cash. His land revenue reform provided the basic for the future reforms of शेर शाह एंड अकबर। तो ये चीज़ आपने अच्छे से याद रखनी, जैसे कि इजी चीज़ थी, समझाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा याद रखना कि इसने मार्केट रिफॉर्म्स किए थे और इस मार्केट सिस्टम को बेहतर बनाने की इसने हद्दुल विसा कोशिश की थी। उसने बीच में ऐसे लोग भी रखे थे जो इस जो है किंग को, सुल्तान को वहाँ की प्राइस के बारे में, मार्केट की दलाली के बारे में, मार्केट की चोरी बाजारी के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में बताया करते थे। और जब भी कोई पकड़ा जाता था उसको सेवरली तरीके से पनिश किया जाता था, बुरी तरीके से उसको पनिश किया था। उसके बाद मिलिट्री कैंपेन क्या था? मिलिट्री कैंपेन था अलाउद्दीन खिलजी सेंड एन आर्मी 6 टाइम, जो 6 बार उसने अगेंस्ट मंगोल के खिलाफ जो भेजी थी। फर्स्ट वाज पहली जो सक्सेसफुल रहेगी, बट द थर्ड मंगोल इन्वेडर्स ख्वाजा कम अप टू दिल्ली बट दे वर prevented from entering into the capital city. The next 3 Mongol invasion were also dealt with severely. Thousands of Mongol was killed, बहुत सारे मंगोल को यहाँ पे मार दिया गया।
The northwest frontier was fortified and Ghazi Malik was appointed as a warden of the marches to protect the frontier. The military conquest of Abdul Khilji included expedition against Gujarat, Mawar and Deccan. He sent Nusrat Khan and Orog Khan to capture Gujarat in 1299. The king and his daughter escaped from the queen while the queen was caught and sent to Delhi. Kafur and Encrench Unach was also taken to Delhi and later he was made the Malik Naib military commander. Then 1301 में Alauddin marched against Ranthambore and after 3 months siege it fell. Ranthambore Rajput women committed Johar and self-immolation जो है यहाँ पे किया था. Alauddin Khilji next turned to Chittor. He was powerful state in the Rajasthan में थी. The siege lasted for several months. In 1303 Alauddin Khilji stormed the Chittor fort. Raja Rantham Singh and his soldiers fought violently but submitted. The Rajput women including Rani Padmini performed Johar ने किया perform किया था. This Padmini episode was graphically mentioned in the book of Padmavat written by Jayasi. जैसे ने जो लिखी पद्मावत. तो यह चीज़ भी आपने याद रखनी कि जयसी जो है एक राइटर थे जिसने पद्मावत बुक लिखी है. अलाउद्दीन खिलजी जो है ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ दक्कन एंड फॉर साउथ. रीजन वाज रूल्ड बाय 4 डायनेस्टी. जो यहाँ पे डायनेस्टी आई थी जिसमें यदावाज ऑफ देवागिरी, कक्का इम्तियाज़ ऑफ वरंगल, होयसाला ऑफ धवारा समुद्रा और द पांड्याज ऑफ द मधुरी. Alauddin Khilji sent Malik Kafur against the ruler of Devagiri. Ramachandra Deva जो वहाँ के रूलर्स थे, submitted and paid rich tributes. In 1309 में मलिक कफूर जो है वो लॉन्च करते हैं कैंपेन वरंगल के खिलाफ. Its rule Prataparudra Deva was defeated and enormous booty was collected from him. Malik Kafur next target was the Hoysala rulers via Barala III. He was defeated and the vast quantity of booty was seized and sent to Delhi. Kafur next marched against the Pandyas. Veera Pandya fled the capital Mathuri and Kafur seized enormous wealth from the Pandya kingdom and returned to Delhi. तो ये चीज़ आपने याद रखनी ईजी है, थोड़ा समझना है बस, बाकी ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है. तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो है तैयारी हम कर रहे हैं, जो ये यूट्यूब चैनल का मुद्दा और मकसद है बस ये कि आप तक एक अच्छा मटेरियल पहुँचाने की यहाँ पे कोशिश की जाती है. और ख़ास करके ये भी बता दूं कि जो मटेरियल है ये जो तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री है उससे लिया गया है. तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए. अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए. और ये हम प्रिपरेशन ख़ास करके जो सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए और फॉरेस्टर के एग्ज़ाम के लिए हम ये तैयारी कर रहे हैं. बाकी जो भी हिस्ट्री का पोर्शन है ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे वो JK SSB की तरफ से लिए जाने वाला तमाम एग्ज़ाम या JK इसके SSC की तरफ से, JK PSC की तरफ से या JK AS की तरफ से, जिसमें ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं. तो आप तमाम से गुजारिश है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए. तो जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही हैं इसको आप नोट भी कर सकते हैं. तो नोट करने के बाद आप इन्हें रिवाइज़ कीजिए तो अच्छे तरीके से एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं जिससे आपको और ज़्यादा इसमें याद रखने में मदद मिलेगी. इसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है मर जाते हैं 1316 में. आलतुत सुल्तान वाज इलिटरेट. अगरचे वो इलिटरेट भी थे, ही पैटर्नाइज पोस्ट लाइक अमीर खुसरो एंड अमीर हसन. ही वाज बिल्ट ए फेमस गेटवे नोन एज अली दरवाज़ा उसने बनाया था. एंड कंस्ट्रक्टेड ए न्यू कैपिटल एट सीरी ने कैपिटल बनाया. मुबारक शाह एंड खुसरो शाह was the successor of Alauddin Khilji. Ghazi Malik, the governor of Dipalpur, killed the Sultan Khusro Shah and the throne of Delhi under the title of Ghiyasuddin Tughlaq in 1320. और ये चीज़ उसने की थी, उसी वजह से यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी जो शुरू हो जाती है. इसका वंशक जो है यहाँ पे फाउंडर जो है बन जाते हैं गियासुद्दीन तुगलक. और इसका जो ये क्या डेट है 1320 से तो 1414 में. तो अभी आप देख सकते हैं फाउंडर जो है गियासुद्दीन तुगलक सेंट हिज सन Juna Khan to fight against Warangal. He defeated Pratabha Rudra in return with rich booty. Ghiyasuddin led the foundation of Tughlaq Abad near Delhi. और आबाद की ये जो फाउंडेशन है ghiyasuddin तुगलक ने की थी. उलग खान was said to have treacherously killed his father and ascended the throne with the title of Muhammad bin Tughlaq. और इसने क्या किया था, और ये जो थे उलग खान जो थे इनने अपने फादर को मार किया था बुरी तरीके से और अपने थ्रोन को क्या कहते हैं रिज्यूम किया था. ठीक है. फिर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन जो है यहाँ पे शुरू होता है 1325 से 1351 के दरमियान. He was a very attractive character in his history of medieval India owing to his
ambitious scheme and novel experiments. His enterprises and novel experiments ended in miserable failure because they were all far ahead of their time. He was very tolerant in religious matters. He maintained diplomatic relations with far off countries like Egypt, China और ईरान के साथ इन्हें बड़े अच्छे रिलेशन को बनाने की कोशिश यहाँ पे की थी. He was introduced many liberal and beneficial reforms, but all his reforms failed. यानी तमाम चीज़ें जो थी जो तरक्की थी ये तमाम उसने की तो थी लेकिन ये तमाम क्या होगी फेल हो गई. Contemporary writers like Isami Barani and Ibn Battuta was unable to give a correct picture about his personality, but Muhammad bin Tughlaq was the only Delhi Sultan who had received a comprehensive literacy, religion, philosophical education जो इसने हासिल की थी. उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल की ट्रांसफ़र भी हुई है तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे. मोहम्मद बिन तुगलक जो है वांटेड टू मेक दिवागिरी वाज सेकंड कैपिटल टू दैट सो दैट ही माइट बी एबल टू कंट्रोल साउथ इंडिया बेटर. दिवागिरी को चाहते थे कि इसको दूसरी जो है एक अच्छी कैपिटल बनाया जाए ताकि पूरी साउथ इंडिया को यहाँ से कंट्रोल किया जा सके. और यही चीज़ होती है कि 1327 में ही मेड एक्सटेंसिव प्रिपरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ रॉयल हाउस होल्ड एंड द ओलिमाज एंड सूफीज फ्रॉम दिल्ली टू दिवागिरी विच वाज रीनेम्ड एज दौलताबाद, जिसको बता दिया गया था. ठीक है. When he resisted the Sultan and forced his order ruthlessly and caused great hardship for the population of Delhi. Distance between these two places were more than 1500 kilometers, जो है काफ़ी डिस्टेंस होने के कारण many people died during the rigorous journey in the summer. यानी समर में चलने की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है. आफ्टर 2 ईयर 2 साल के बाद सुल्तान ने बंडन हमने ये कैंसिल कर दिया दौलाबाद एंड आजम रिटर्न और फिर बता देगा कि अब दिल्ली की तरफ वापस चलिए. ठीक है. तो ये चीज़ यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ कैपिटल के द्वारा यहाँ पे हुआ था. उसके बाद टोकन करेंसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि 1329-30 के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक जो इंट्रोड्यूस उसने किया था टोकन. तो सबसे पहले जो टोकन करेंसी जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है. ये चीज़ आपने याद रख. देयर वाज ए शॉर्टेज ऑफ सिल्वर थ्रू आउट द वर्ल्ड इन द 14th सेंचुरी. कुबलाई खान इशूड पेपर मनी इन चाइना. कुबलाई खान जो पेपर करेंसी जो चाइना के अंदर इंट्रोड्यूस की थी. इन द सेम मैनर मोहम्मद बिन तुगलक इशूड कॉपर कॉइन एट फार विद the rule of silver Tanka coin, but he was able to prevent forging the new coin. The goldsmith begins to forge token currency in the large scale. Soon a new coin were not accepted in the market. Finally, the Muhammad Tughlaq stopped the circulation of the token currency and promised to exchange silver coin for the copper coin. Many people exchanged the new coin, but the treasury became empty. According to the Barani, heap of copper coins remained lying on roadside in Tughlaqabad. तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है. टैक्सेशन ऑफ दोआब. दोआब वो जगह होती है जो दो रिवर्स के बीच की फर्टाइल लैंड को कहते हैं दोआब. द फेलियर ऑफ दीज टू एक्सपेरिमेंट अफेक्टेड द प्रेस्टीज ऑफ द सुल्तान. एनॉर्मस मनी वाज वेस्टेड. इन ऑर्डर टू ओवरकम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज मोहम्मद बिन तुगलक इनक्रीज्ड द लैंड रेवेन्यू एंड द फार्मर्स ऑफ दोआब लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना रिवर्स. इट वाज एन एक्सटेंसिव एंड आर्बिट्ररी स्टेप्स ऑन द फार्मर्स. ए सेल्फ फाइनेंस वाज आल्सो ravaging that region at that time. It had resulted in a serious peasant revolt. यानी यहाँ पे जो किसान थे वो भी रिवोल्ट वो मुहिम मुखालिफ जो खड़े हो जाते हैं. They fled from the village but Muhammad bin Tughlaq took harsh measures to capture and punish them. रिवोल्ट को जो है रोक दिया जाता है. यहाँ पे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बारे में क्या यहाँ पे कहते हैं. However, the Sultan realized later that adequate relief measures and the promotion of the agriculture were the real solution to the problem. He launched a scheme by which Takvi loan for the cultivation were given to the farmers by seed and to extend cultivation. A separate department of agriculture Diwane Kohi was established. Model reform under the state was created in an area of 64 square kilometer miles for which the governor spent 70 lakh tankas जो है यहाँ पे खर्च होता है. दिस एक्सपेंड वाज फर्दर कंटिन्यू बाय फिरोज. और इसको फिरोज तुगलक जो है कंटिन्यू करते हैं. फिर रबीलियन यहाँ पे क्या होता है. यहाँ पे मुखालिफत इन तमाम चीज़ों की क्या होती है और किस तरीके से यहाँ पे तब्दीली आने लगती हैं. द लेटर पार्ट मोहम्मद बिन तुगलक विटनेस्ड ए स्पिरिट ऑफ रिबेलियंस बाय द नोबल्स एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स. यानी जो प्रोविंशियल गवर्नर्स रखे गए उन्होंने क्या किया. इन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया. द रिबेलियन ऑफ हसन शाह रिजल्टेड इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मधुरी सल्तनत. तो यहाँ पे हसन शाह के मुखालफत किया का नतीजा क्या निकलता है कि मधुरी जो एक अलग सल्तनत जो है बन जाती है. 1336 में विजयनगर किंगडम वाज फाउंडेड और 1336 में यहाँ पे विजयनगर एम्पायर बन जाती है. 1347 में बहामिनी किंगडम वाज एस्टैब्लिश्ड. द गवर्नर ऑफ द उहद मुल्तान रिवोल्ट अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक इन गुजरात.
तक ही रोज in revolt against the Sultan, who spent nearly 3 years in chasing him. Muhammad bin Tughlaq health became worse and died in 1351 में ये इसकी मृत्यु हो जाती है. The Baduhni, the Sultan was freed from the husband and people from the Sultan. According to the Barani, Muhammad bin Tughlaq was a mixed of opposite. His reign marked the beginning of the process of its decline. यानी कि यही शुरुआत हो जाती है इसकी से ख़त्म होने की. फिर फिरोज़ तुगलक जो है यहाँ पे शासन करने के लिए गद्दी पे बैठ जाते हैं. तो 1351 और 1388 के दरमियान. आफ्टर द डेथ ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक इन 1351, फिरोज़ तुगलक had a unique distinction of being chosen as sultan by the nobles. He appointed the Khan Jahan Makbal, a Telugu Brahmin जो है, converts as wazir prime minister. The wazir spent the sultan in his administration and maintain a prestige of sultanate during this period. फिर मिलिट्री कैंपेन फिरोज शाह तुगलक का क्या होता है? एसेशन फिरोज प्रॉब्लम ऑफ प्रिवेंटिंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी कोशिश करते हैं इसको टूटने से इसको बचाने की कोशिश यहाँ पे की जाती है. ट्राई टू सेफगार्ड हिज अथॉरिटी ओवर नॉर्थ इंडिया इंस्टेड ऑफ रीअसर्टिंग हिज अथॉरिटी ओवर द डेक्कन एंड द साउथ इंडिया. he led to expedition to Bengal but they were not successful. वो कामयाब नहीं रहती हैं. बंगाल become free from the control of दिल्ली सल्तनत से क्या हो जाता है? ये बिल्कुल फ्री हो जाता है. फिरोज लैड ए कैंपेन अगेंस्ट जगनगर, मॉडर्न उड़ीसा जो है जगनगर कहते हैं मॉडर्न. सी रिटर्न एक्वायरिंग फ्रॉम द टेम्पल्स. ही मार्च्ड अगेंस्ट नगरकोट एंड made his ruler to pay tributes. During this campaign, the Sultan collected 13,000 Sanskrit manuscripts from the ज्वालामुखी temples library and got them translated. उसको translate भी किया जाता पर्शियंस के अंदर. फिरोज नेक्स्ट मार्च अगेंस्ट थाटा इन द सिंध रीजन एंड क्रश द रिबेलियन देयर. और वहाँ पे कश किया जाता है, उसके रिबेलियन को क्या क्या दिया जाता है? रोक दिया जाता है. एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स क्या थे फिरोज शाह तुगलक जो क्या नोटेबल? The administration, he strictly followed the advice of the ulemas in the ruining of the administration को चलाने के लिए वो उलेमास की नसीहत को क्या करते थे? मानते थे, फॉलो करते. He pleased the nobles and assured hereditary succession to their properties. Thus the Ekta system was not only revived but also it was made hereditary. As per the Islamic law, he levied taxes jizya were strictly opposed on non-Muslims and he was the first sultan to impose irrigation tax. जिसने सबसे पहले जो है फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं यहाँ पे अपोज किया, इरिगेशन टैक्स को यहाँ पे अपोज किया था. बट एट द सेम टाइम द डग इरिगेशन कैनाल वर एंड वेल्स, डग इन्हें खोदी थी इरिगेशन कैनाल्स और वेल्स. द लॉन्गेस्ट कैनाल वाज बिटवीन 200 किलोमीटर फ्रॉम सतलुज टू हंसी के दरमियान में यहाँ पे सबसे बड़ी कैनाल को यहाँ पे खोदा गया था उन दौरान. अनदर कैनाल वाज बिटवीन यमुना एंड हिसार और यमुना के बीच में दूसरी कैनाल खोदी गई थी. 1200 फ्रूट गार्डन्स, यानी 12 फ्रूट गार्डन इन अराउंड द दिल्ली यील्डिंग मोर रेवेन्यू, जिसकी वजह से ये दिल्ली को क्या कहा जाता है? बहुत ज़्यादा पैसा उनसे आने लगता था. द स्पेशल टैक्स ऑन 28 आइटम्स वाज एबॉलिश्ड बाय हिम सिंस दे वर अगेंस्ट द इस्लामिक लॉ के खिलाफ कुछ टैक्सेस कुछ चीज़ों पे लगाए गए थे, उसको भी यहाँ ख़त्म कर दिया जाता है. ही वाज डेवलप्ड रॉयल फैक्ट्रीज लाइक कारखानाज इन विच थाउजेंड्स ऑफ द स्लेव्स वर एम्प्लॉयड. यहाँ पे बहुत सारे स्लेव को यहाँ पे नौकरी मिल जाती है. अबाउट 300 न्यू टाउन्स वर बिल्ड ड्यूरिंग हिज रेन. द फेमस among them was Firoz Abad near Red Fort in Delhi, now called as Firoz Shah Kotla कहा जाता है. old monuments like Jama Masjid and Qutub Minar was also repaired. उसको भी यहाँ पे रिपेयरिंग जो है की जाती है. द डिपार्टमेंट काल दीवाने खैरात को भी यहाँ पे क्रिएट किया जाता है, जिसमें क्या ऑर्फन और विडो की यहाँ पे देखभाल की जाती है. फेस्टिवल एंड मैरिज ब्यूरो फॉर द पुअर मुस्लिम्स आर आल्सो एस्टैब्लिश, यानी फेस्टिवल और वहाँ पे मैरिज ब्यूरो को भी यहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाता है. फिरोज पेट्रोनाइज स्कॉलर लाइक बरौनी एंड अफीफ़ को भी यहाँ पेट्रोनाइज किया जाता है. इट वाज गाइड बाय द उलेमास, जिसको गाइड की उलेमास की तरफ से गाइड किया जाता है इस किंगडम के किंग को. ही वाज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स शिया मुस्लिम और सूफीज के साथ इसके साथ तालमेल इनका अच्छा नहीं था. ही ट्रीटेड हिंदूज द सेकंड ग्रेड सिटीजन एंड इम्पोज जजिया, कि पूरा जजिया टैक्स भी इम्पोज करते. ही वाज रेस्पेक्टेड. ही वाज precursor of Sikandar Lodi and Aurangzeb. Also, he increased the number of slaves by capturing the defeated soldiers and young persons. In this name, the number of slaves had increased to 1,80,000 when Firoz died in 1388. The struggle for power, Sultan and the nobles started once again. फिर दोबारा से शुरू हो जाती है नोबल्स और इनके किंगडम के सुल्तान के दरमियान. His successor
had to face the rebellions of the slaves created by Pharaoh. slaves जो क्रिएट किए थे फिर उससे बहुत सारे rebellion जो है यहाँ पे इनको देखने को मिलता है। इन द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत है डिसइंटीग्रेटेड, और कुछ सालों के बाद ही जो है दिल्ली सल्तनत जो है वो डिसइंटीग्रेट टूटने लगती है। मालवा गुजरात डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस, देयर इन्वेजन ऑफ द तैमूर, फिर तैमूर का इन्वेजन यहाँ पे शुरू होने लगता है 1398 में। वाज वर्स्ट, ये और ज़्यादा तबाही का कारण बन जाता है, सिचुएशन को और ज़्यादा यहाँ पे हालात जो है ख़राब हो जाते हैं। व्हेन तैमूर एंटर दिल्ली, जब दिल्ली एंटर हो, देयर वाज नो अपोजिशन एंड ही सैक्ड दिल्ली फॉर 3 days, मर्डर्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स एंड लूटिंग एनॉर्मस वेल्थ। ही विद ड्रू फ्रॉम इंडिया इन 1399 में यहाँ से वापस जाते हैं। एंड हिज इन्वेजन इन फैक्ट डिलीवर्ड डेथ बिलो टू द तुगलक डायनेस्टी, यहाँ पे तो डायनेस्टी का खात्मा जो है उसके यहाँ पे इन्वेजन की वजह से होने लगता है, और हुआ भी आखिर पर। उसके बाद सईद डायनेस्टी यहाँ पे का वंशक शुरू हो जाता है 1414 से 1451 के दरमियान। बिफोर हिज डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, तैमूर अपॉइंटेड खिज़र खान एज गवर्नर ऑफ मुल्तान। यानी खिज़र खान को गवर्नर जो है यहाँ पे बना देते हैं मुल्तान के अंदर। यहाँ से जाने से पहले ही कैप्चर दिल्ली एंड फाउंडेड सईद, उसने यहाँ पे दिल्ली को कैप्चर किया और सईद डायनेस्टी की फाउंडेशन यहाँ पे रखी 1414 के अंदर। ही ट्राई टू कंसोलिडेट दिल्ली सल्तनत बट इन वैन, यानी कि उसने कोशिश की यहाँ पे इनसे मुलाकात करने की, इनसे बातचीत करने की, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है क्या होते हैं फेल रहते हैं। ही डाइड इन 1421 में इनकी मृत्यु है। वह सक्सेड बाई हिज सन मुबारक शाह, जो है यहाँ पे इसके आने वाले दूसरे जो है यहाँ पे शासक बनते हैं मोहम्मद शाह। वह सक्सेटेड हिम was always busy against comparator and gradually lost control over his नोबल्स पे उसका कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। बहलूल खान लोधी डोमिनेटिंग एवरीथिंग, और बहलूल खान लोधी जो है वो क्या हो जाते हैं, वो सबसे ऊपर जो डोमिनेट करने लगते हैं। मोहम्मद शाह डाइड इन 1445 की इसकी भी मृत्यु हो जाए। सक्सेड बाई हिज सन आलम शाह कि इसको अब आलम शाह को यहाँ पे जगह मिलती है शासन करने की 1454 में। द वीकेस्ट ऑफ द सईद प्रिंस, वीकेस्ट सईद प्रिंस, ही हैंडेड ओवर द थ्रोन टू बहलूल लोधी, रिटायर टू बदून, और बैदून जो है ये चले जाते हैं, बहलूल लोधी को पूरे का थ्रोन जो है ये सौंप देते हैं। फिर तो इसके सौंपने की वजह से यहाँ पे लोधी डायनेस्टी की शुरुआत होती है। लोधी वाज सक्सेड सईद को ये सक्सीड करते हैं, और अफगान थे ये। बहलूल लोधी वाज द फर्स्ट अफगान रूलर वाइल हिज प्रेडिसेसर वाज तुर्क, और इसके प्रेडिसेसर तमाम तुर्क थे, और ये सबसे पहले बहलूल लोधी जो है ये अफगान रूलर जो है यहाँ पे शासन करने लगता है। ये चीज़ अपनी याद रखनी है। और वो भी मर जाते हैं 1499 के अंदर। एंड वाज सक्सेड बाय हिज सन सिकंदर लोधी, जो है यहाँ पे शासन करने के लिए गद्दी पे बैठ जाते हैं। सिकंदर लोधी जो 1517 वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ द 3 लोधी स्वैरन। ही ब्रॉट द होल बिहार अंडर हिज कंट्रोल, पूरा का पूरा बिहार को कंट्रोल कर लेते हैं। मेनी राजपूत चीफ्स वर डिफीटेड। ही अटैक्ड बंगाल एंड फोर्स्ड हिज अंडर टू कंक्लूड ट्रीटी विद हिम द एक्सटेंसिव एक्सटेंड एम्पायर फ्रॉम द पंजाब टू बिहार, पंजाब से बिहार तक या इसको क्या करते हैं बढ़ाने लगते हैं। ही वाज गुड एडमिनिस्ट्रेटर, रोड वर लेड एंड मेनी इरिगेशन फैसिलिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द peasantry. Despite certain laudable qualities, he was a bigot. He destroyed many Hindu temples and opposed many restrictions on the Hindus. Yet he was one of the great Lodi Sultan who made the Sultanate strong and powerful. फिर लोधी सिकंदर लोधी को सक्सीड करते हैं उसके एल्डेस्ट सन इब्राहिम लोधी। वो अरेगेंट थे, इंसल्टेड हिज नोबल्स ओपनली इन कोर्ट और ह्यूमिलिएटेड देम दोज हु वर रिवोल्टेड पुट टू डेथ, जो रिवोल्ट करते हैं उनको मार दिया जाता है। हिज ओन अंकल अलाउद्दीन रिवोल्टेड दौलत खान लोधी द गवर्नर ऑफ द पंजाब वाज इंसल्टेड एंड disaffections between king and the courtiers become very common. Greatly displeased the arrogance of the Ibrahim, Daulat Khan Lodi invited Babur to invade India. तो दौलत खान जो है बाबर को इनवाइट करते हैं ताकि आप क्या को आक्रमण कीजिए आप इंडिया के ऊपर। बाबर मार्च अगेंस्ट दिल्ली एंड डिफीटेड द किंग, किल्ड एंड डिफीटेड किल इब्राहिम लोधी इन द बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो यहाँ पे पानीपत की जो है जंग जो है शुरू होती है, जिसमें जो किसके दरमियान इब्राहिम लोधी और बाबर के दरमियान होते हैं, जिसमें बाबर जो है वो जीतते हैं और इब्राहिम लोधी को यहाँ पे मार दिया जाता है। और ये पानीपत की लड़ाई जो 1526 में हुई थी। द अफगान किंगडम लास्टेड द ओनली 7 ईयर और 75 ईयर के बाद जो है अफगान रूल जो है यहाँ पे ख़त्म होता है और रूल अब शुरू होता है किसका, बाबर का, जो एक मुगल्स थे।
बाबर क्या थे? मुग़ल थे। तो यहाँ पे इसका ये रोल शुरू होता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे, इतना ही था इस वीडियो के अंदर। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे कि द अरबिक कॉइन जो है टंका वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। तो इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। द कमांडर ऑफ द साउथ इंडियन एक्सपीडिशन अंडर अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के पावर के दौरान किंगडम के दौरान कमांडर कौन थे साउथ इंडिया के? तो ये मलिक कफूर, अलाउद्दीन खिलजी थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जलालुद्दीन खिलजी थे। ठीक है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपने करना है। रामचंद्र देव वाज द रूलर ऑफ अथर्व पद्मावती वाज। तो ये भी अभी हमने पढ़ा। द कलेक्शन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ द जवल, क्या कलेक्शन वहाँ पे मिली थी। द लास्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज, दिल्ली सल्तनत के आखिरी जो रूलर्स थे मुगल से पहले वो कौन थे? ये भी चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है, बतानी है कमेंट सेक्शन में। अच्छा, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे देखो मैच भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इसमें आपने यहाँ पे मैच को सही करना है। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक, टोकन करेंसी है, मार्केट रिफॉर्म, हसन निज़ामी, ऑथोरिटी ऑफ किंगशिप। तो ये चीज़ आपने बतानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दीवाने कोई बात रेफरेंस में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था कि नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ दूसरा जो है अली दरवाज़ा बिल्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक, द डिपार्टमेंट ऑफ कल दीवान खैरात वाज क्रिएटेड बाय फिरोज तुगलक टू क्रिएट फॉर फन एंड वीडियोस टू द पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नवरोज टू इम्प्रेस द नोबल्स एंड पीपल्स। ये चीज़ भी आपने याद। स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे बताना है कि यहाँ नहीं है क्या सही। तुगलक खान, द कॉरन ऑफ द बंगाल रिवोल्टेड अगेंस्ट बलबन, फिरोज तुगलक पैट्रोनाइज्ड पोएट लाइक अमीर खुसरो, और दौलत खान लोधी इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। तो ये चीज़ आपने बताना। फिर राइट शार्ट नोट आपने लिखना है रजिया के ऊपर। द 40 टोकन करेंसी सईद लोधीज़ की। उसके बाद ब्रीफ क्वेश्चन, ये तो आपके लिए वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप यहाँ देख भी सकते हैं। अगर कोई तैयारी कर रहे हैं बच्चे JKPSC के लिए या कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के लिए, अगर हिस्ट्री का है तो यहाँ पे आप इन क्वेश्चनों को देख के आप इन्हें लिख भी सकते हैं और फिर बाद में आप चेक भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। इसके बाद जो टॉपिक होगा वो है इंडियन अंडर द दिल्ली सल्तनत, यानी कि मुगल्स के बारे में हम पढ़ें। ये दिल्ली सल्तनत के अंदर इंडिया के हालात क्या थे और यहाँ पे किस किस्म की जो है पावर का निकलना जो है यहाँ पे शुरू होता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में अलग से वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे, क्योंकि यह तवील वीडियो बन रही है, जिस वजह से हम यहीं पे इस वीडियो को रोक रहे हैं। बस आपसे गुजारिश है कि आप इस YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू।